हाँ हे, योग्यता ही हो आधार, निराश न हो बेरोजगार। आज बेरोजगारी का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बेरोजगार लाखों बच्चे हैं इस समय। मैं तो अपने बेटे को प्रेरित करता हूँ कि बेटे आप अपनी एकेडमी को चलाइए सरकारी नौकरी के बजाय। पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता। घुट घुट बडुली लगी चा, मैं त्यों को रे बारे आयूं चा, भादों का मैं ना दुबड़ी, पाती को त्योहारे आयूं चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। जिस तरह से आजकल आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो परिस्थितियां यहां पर बनी हुई हैं काफी चिंतनीय है। चाहे यहां पर विधानसभा भर्ती का घोटाला क्यों ना हो, और साथ ही साथ यहां पर आप देख रहे हैं कि यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक का प्रकरण भी काफी जोर शोर से बच्चे यहां पर उठा रहे हैं। इसके अलावा महिला आरक्षण का मुद्दा भी यहाँ पर ज्वलंत हो चुका है। इसी तरह के कई सारे मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पद्मश्री जागर सम्राट प्रीतम भरतवान जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड तक में। धन्यवाद सरिता जी, और सभी उत्तराखंड तक के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। प्रीतम जी, आप खुद देख रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर किस तरह के फिलहाल हालात बने हुए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब राज्य आंदोलनकारियों ने जो सपना देखा था पहाड़ के लिए, और आज 22 साल हो चुके हैं, तो जो पहाड़ को लेकर जो सपना था और जो आज की परिस्थिति है, आप कितना एक ड्रास्टिक चेंज यहाँ पर देखते हैं, और जो उम्मीदें थी उत्तराखंड से, उत्तराखंड की सरकारों से, क्या आपको लगता है कि आज वो उत्तराखंड जो उनका सपना था वो हो पाया है पूरा क्या? 22 वर्ष बहुत ज़्यादा अगर नहीं होते हैं तो बहुत कम भी नहीं होते हैं, और बहुत अच्छी खासी अवधि होती है। 22 साल का राज्य हमारा हो गया है, और पर्वतीय परिस्थितियों को देख करके उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से पृथक हुआ था। ऐसी परिस्थिति में राजनीतिक अस्थिरता भी रही बहुत समय तक। यहाँ पर बार बार मुख्यमंत्री बदलते गए और ये घटनाक्रम रहा। लेकिन आज जो है, आज की स्थिति उत्तराखंड की पहले से तो बेहतर हुई है। स्वाभाविक है कि बेहतर हुई है, लेकिन जिस अनुपात पे, जिस गति में होनी चाहिए थी, वो अभी अधूरी है। उसको अधूरा कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि अभी पहाड़ बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जैसे स्कूल, अस्पताल और रोजगार, स्वरोजगार, क्योंकि ये पर्यटन और तीर्थाटन का प्रदेश है। ये धरती देवभूमि है, देवभूमि है। इस धरती को, उत्तराखंड को भारत का भाल माना जाता है, भारत का माथा माना जाता है, भारत का मस्तिष्क माना जाता है। और मस्तिष्क में बुद्धि होती है, बौद्धिक संपदा होती है। बुद्धि अगर सही रहेगी तो सब कुछ सही रहेगा। तो यहाँ पर उस हिसाब से अभी बहुत बहुत कुछ होना बाकी है। तीर्थाटन में बहुत कुछ होना बाकी है, पर्यटन में बहुत कुछ होना बाकी है। परंतु ये कहा जा सकता है कि काफ़ी चेंजेज नज़र आए, और बहुत गुंजाइश है अभी उत्तराखंड को संवारने और सजाने की। और दूसरा, आप अगर हम आजकल का जो लेटेस्ट परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर हम बातचीत करें तो हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा, मतलब हर डिपार्टमेंट में देखने को मिल रहा है। यूके ट्रिपल एससी वाले मामले में भी देखने को मिल रहा है, विधानसभा भर्ती में भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इससे कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है और जो सपने देख रही है कि आगे वो सरकारी नौकरियाँ करेंगे, और जब पेपर लीक होगा, करीबियों को नौकरी पे रखा जाएगा, ऐसी चीज़ें होंगी, तो उनके सपनों का क्या होगा? उन युवाओं के बारे में अगर हम सोचें, मान लीजिए आपका भी बच्चा है, कल को सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, 5-7 साल में एक जो है फॉर्म निकलता है, वो भी लीक हो जाएगा, या जो पैसे दे के पास हो जाएंगे तो वो पीछे रह जाएंगे। तो इस परिप्रेक्ष्य में आपका क्या कुछ कहना है, खासकर यूके ट्रिपल एससी वाले मैटर में युवाओं को लेकर? ये अपने आप में बहुत झकझोरने वाली बात है, और मन को ठेस पहुंचाने वाली बात है कि जैसा आपने कहा कि एक पेपर हो रहा है, और एक माँ, गांव की माँ, देहरादून में या जो बड़े शहर हैं, बड़े शहरों में पहाड़ के बच्चे कोचिंग करने के लिए आ रहे हैं। ये कोचिंग का अलग रिवाज चला हुआ है, जिसका मैं धुर विरोधी हूँ। क्योंकि एक तो गांव घरों में बच्चे पढ़ेंगे, बड़ी मुश्किल से उनके माँ जी, पिताजी जैसे कैसे करके अपने बच्चों की फीस का उपार्जन करेंगे बच्चे। उसके बाद उनसे कोचिंग कराओ किसी सेंटर में, और कोचिंग का मतलब है कि उन बच्चों को इस लायक बनाओ कि कहीं वो कंपटीशन में फाइट कर सके, कहीं वो एक नौकरी पा सकें। और उस नौकरी में भी हमारे यहाँ लाखों बच्चे बेरोजगार हैं। कुछ सीटें होती हैं
और वहाँ पर भी अगर ऐसा होता है कि पैसे दे करके भर्ती हो जाना या बैकडोर एंट्रियाँ, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, तो ये तो बहुत दुर्भाग्यजनक परिस्थितियां हैं और इनको बिल्कुल अच्छा नहीं ठहराया जा सकता कि पहाड़ ऐसे में जो योग्य बच्चे होंगे, सुयोग्य बच्चे होंगे, वो रह जाएंगे और बच्चों के मनोबल पर एक बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है, इस तरह की का घटनाक्रम है यूके ट्रिपल एस सी का, जैसे सुनने में आ रहा है कि इस तरह की जो हम लोग सोशल मीडिया और तमाम समाचार स्रोत हमारे भी डिजिटल मीडिया ही है, इस मीडिया के माध्यम से जो कुछ सुनने में आ रहा है, वो तो उससे तो ज़रूर मैं कम से कम आहत हुआ हूँ। और आपने हमने सुना कुछ इसके लिए कुछ लाइनें भी लिखी हैं, तो अगर उसके माध्यम से आप उत्तराखंड की जो फिलहाल की परिस्थिति है उससे अगर आप कुछ शब्दों के माध्यम से गुनगुना के अगर दर्शाना चाहें तो। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई ये देवभूमि है। यहाँ ये केदारखंड और मानसखंड की भूमि है। यहाँ कण कण में और क्षण क्षण में भगवान है। इस भूमि में, ये भूमि, यहाँ पर आज भी इस भूमि का आदमी अपने आप को किसी काम को करने से पहले अगर उसकी कॉन्सेंस अलाउ नहीं कर रही है तो वो कहता है कि नहीं यार, ईश्वर देख रहा है। तो इस भूमि में किसी प्रकार का कोई जो गलत करेगा तो वो जरूर भुगतेगा। तो मैंने एक दो लाइनें लिखी थी और एक धय लगाई थी मैंने। एक धय मतलब आवाज देना। हाँ हाँ हाँ, केदार खंड मानस खंड की धरती धैलानी चा, होनहार नौजवानों बेरोजगारों की धय आवाज धै लानी चा, सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता ल्यावा। हाँ हे, हे, योग्यता ही हो आधार, निराश न हो बेरोजगार। राजा भगीरथ का तप से गंगा धरती मायाए, आज को भगीरथ कोई अगाड़ी आओ, अरे ईमान की गंगा बोड़े लियाओ। आज किसी न किसी भगीरथ को आना होगा और ईमान की गंगा, एक भगीरथ तो था जिसने उत्तराखंड में भगवती गंगा का लोकार्पण कर दिया, भगवती गंगा को लेकर के आया। आज किसी न किसी ऐसे भगीरथ को आना पड़ेगा और जो ईमान लाए, पारदर्शिता लाए, ऐसे लोगों के लिए भी हमारे कंठ, ऐसे राजनेताओं की भी प्रशंसा करेंगे हम, जो लोग दिलों में बसेंगे। तो मैंने एक ये अभी कुछ दिन पहले अपने जो हमारे बेरोजगार और जो हमारे नौजवान भाई बहन हैं, उनके लिए ये रचना गाई थी और एक संदेश भेजने की कोशिश करी थी। और जहाँ भी किसी प्रकार की कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, अनैतिक गड़बड़ियाँ हुई हैं, अवैधानिक गड़बड़ियाँ हुई हैं, नियमों के अनुसार काम नहीं हुए हैं, तो वहाँ ज़रूर उस पर विचार करना चाहिए और ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाना चाहिए। ये तो रही युवाओं की बात। हम जब अगर हम कुछ यहाँ की महिलाओं की बात करें, हम भी देख रहे थे कि पहाड़ की जो महिलाएं होती हैं वो जब यहाँ मैदान में आती हैं तो उनको अपने पहाड़ की याद आती है। और ये भादों का मौसम भी चल रहा है, महीना चल रहा है, तो ऐसे में उनके लिए कुछ आप अपने ही जो है गीतों के माध्यम से कुछ उनकी जो पीड़ा होती है, जो खुद होता है उनका, थोड़ा सा अगर आप गुनगुनाना चाहें। सरिता, ये जो पहाड़ है ये देवभूमि है और यहाँ भगवती जगदम्बा पार्वती का मायका है। यहाँ मैथ की बहुत खुद लगती है बेटी बहुओं को। और तुमने बहुत अच्छा, आपने एक याद दिलाया कि भादों का महीना चल रहा है इस समय। हमारे यहाँ काकड़ी, मुंगरी, अपने गाँव की बहुत ज़्यादा याद आती है माताओं को, बहनों को, अपने मायके की ज़्यादातर याद आती है। तो और दुर्गाष्टमी, दुबड़ी का एक त्यौहार होता है जो बहुत सारे हमारे पहाड़ों में मनाया जाता है। तो उस समय वो हिचकियों में संदेश मंगा रही है कि माँ मुझे हिचकियों में संदेश भेज भेज दे, मैं अपने गांव आऊँगी। तो एक बहुत पहले मैंने गाना गाया था, उसको मैं सुना रहा हूँ। भादों का महीना
दुबड़ी को तेवार आलो, बेटी बार्यों को रेवार ल्यालो। घुट 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 बाडुली लागी चा, मैं त्यों को रे बारे आयूं चा। भादों का मैं ना दुबड़ी, पाती को त्योहारे आयूं चा। कागा सगुन स्वाल लेकी, मेरा मोर द्वारे आयूं चा। कोदा झांगोरा की सार भरीगी होली, काखड़ी मुंगूरी भी लगेगी होली। कब जोलू कब खोलू, कब जोलू कब खोलू, मन मां बिचारे आयूं चा। घुट घुट बडुली लगी चा, मैं त्यों को रे बारे आयूं चा। बारना जा को भिरसू, बंदेलो घेटेलू। देवतों की धुयाल, स्वर्ण पकोड़न पूजेलू। भगवान की जलमा मैनी, कृष्ण जी की जलमा मैनी, शुभ दिन बारे आयूं चा। घुट घुट बाडुली लगी चा, मैं त्यों को रे बारे आयूं चा। घुट घुट बाडुली लगी चा, मैं त्यों को रे बारे आयूं चा। भादों का मैं ना दुबड़ी, पाती को त्योहारे आयूं चा। ये मायके की खुद जो दिशा ध्यान की होती है, उस पर ये गाना इस परिप्रेक्ष्य में था कि आजकल भादों का महीना है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। आपको साक्षात सुन के लाइक धन्य हो गया थे ना, बहुत ही लकी फील कर रही हूँ। और आज आपका जन्मदिन भी है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं उसकी। और दूसरा, बहुत सारे पॉलिटिकल सवाल हो गए, लेकिन अब थोड़ा सा आपके बारे में भी आते हैं। जब आप मतलब अपने कहते हैं करियर के बारे में, जब एक बच्चा सोचता है, 12th करता है, तो अब ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारे मन में एक दुविधा रहती है कि क्या करें। तो उस वक्त आपके मन में क्या था कि क्या बनना है? और आज आप 52 आई थिंक कंप्लीट हो गए हैं, तो आज आप जो हैं, तो कब आपने सोचा था कि मतलब तब की आप जो तब जो सोचा था वो अब हैं, मतलब क्या रहा करियर को लेकर? जीवन में एक निश्चलता और एक ऐसा होना चाहिए जब आदमी अपने आप को स्वच्छंद जिए, क्योंकि सपने बनाने, सपने बुनने, उससे अगर सपनों की प्राप्ति नहीं होती तो निराशा आती है जीवन में। मैं कभी ऐसा नहीं रहा अपने जीवन में। मैंने गवर्नमेंट की जॉब भी करी और स्व अंत सुखाए, अपने सुख के लिए गाने बनाए। सौभाग्य से मेरे पिताजी दादाजी गवैये, मेरे पिताजी गवैये थे, दादाजी गवैये थे, ऐसे परिवार में जन्म हो गया। गाना बजाना रगों में था, गुरुजन लोगों ने सिखा दिया, तो गाता गया। और उस ज़माने में ऑडियो का दौर था, दिल्ली पहुंचा, वो ऑडियो कैसेट्स पसंद आई लोगों को। उसके बाद बीसीडी का दौर है, अब आजकल यूट्यूब का दौर चल रहा है। तो ये निरंतरता, क्योंकि कोई भी चीज़ आप अगर जब तक उसके साथ दिल से नहीं जुड़ेंगे, जब तक आपकी अटैचमेंट, वो कहते हैं ना कि दिल से कही हुई बात दिल से सुनी जाती है, जब तक आप मन से नहीं करेंगे। क्योंकि कला एक ऐसा विषय है, कलाकारी एक ऐसा विषय है जिसमें दिल की आवश्यकता होती है, अंतकरण की आवश्यकता होती है। हम अपने लिए गाते हैं, अपने हृदय को जो चीज़ हमारे भा जाती है, फिर वो हमारे श्रोताओं को भी भाती है। आपने बीच में एक बात कही कि आपने सरकारी नौकरी भी की है, जी। तो जो आजकल युवा सरकारी नौकरी में गड़बड़ियों की वजह से जो परेशान हैं, चिंतित हैं, तो उनका दर्द कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि जो आपने सरकारी नौकरी की कौन सी थी, आपने भी एग्जाम दिया होगा, कि आपने कभी कोई ऐसी स्थिति फेस की है कि बहुत ही डिले जो है फॉर्म निकलते हैं काफी लंबे अंतराल के बाद, या कोई दिक्कत उसमें आपने कभी फेस की हो? मैं ये मानता हूँ सरिता कि
सरकारी नौकरी एक जरिया है आज के युवाओं का कि वह सरकारी नौकरी मिले। और जब सरकारी नौकरी आती हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होना बहुत आवश्यक है। और मैंने तो कभी ऐसी उस ज़माने में, हमारे समय में तो ऐसा नहीं था, चयन आसानी से हो जाते थे जब वो होता था। आज बेरोज़गारी का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बेरोज़गार लाखों बच्चे हैं इस समय, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा हो गई है, बच्चे पढ़ लिख बहुत ज़्यादा गए हैं, स्वरोजगार है नहीं, कोई इस तरह का काम नहीं है कि जैसे मैंने कहा ना शुरू में कि हमारे यहाँ पर्यटन का प्रदेश है, तीर्थाटन का प्रदेश है। हमारे यहाँ युवाओं के सामने स्वरोजगार के लिए कोई बहुत अच्छी योजनाओं का अभाव है कि वो कैसे करके नौकरी करने के बजाय नौकरी दें लोगों को। तो उस तरह की स्थिति का निर्माण भी करना चाहिए। लेकिन सरकारी जॉब्स के अंदर जो फॉर्म फिल होते हैं और उसके बाद चयन प्रक्रिया होती है, वो बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए, इतनी साफ़ सुथरी होनी चाहिए कि अब तो सोशल मीडिया का दौर है, आज कोई बात किसी से छुपी नहीं रह सकती। अगर कोई ये चाहे कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा और किसी की नज़र नहीं पड़ेगी उसमें, ऐसा नहीं होने वाला। तो वो उससे कुंठित जरूर बच्चा जरूर होता है कि एक बच्चे ने बहुत मेहनत करके अपनी ईमानदारी से अच्छे नंबर से पेपर को पास करा, और दूसरा बच्चा अगर किसी गड़बड़ी के वजह से निकल जाए तो वो उसके लिए वो एक सदमे के बराबर होता है उस नौजवान के लिए। और आपकी भी जैसे हम देखते हैं बेटा है बेटियां हैं तीन, तो आपने कभी सोचा है कि उनको भी सरकारी नौकरी की कोई तैयारी, कोई कोचिंग के लिए कभी प्लान किया हो उनके लिए? मेरे बच्चे तो मेरी दो दो बेटियों का तो विवाह ही हो गया है, और बेटा मेरी तैयारी, बेटा जो है मेरा तैयारी कर रहा है अभी, नेट परीक्षा की तैयारी कर रहा है। बेटी मेरी डॉक्टरेट कर रही है, पीएचडी कर रही है। तो मेरे बच्चे तो दिन में 3 बार पूजा पाठ वाले बच्चे हैं, और एक ऐसे संस्कारों वाले बच्चे हैं कि जो बच्चे तैयारी करेंगे। और मैंने कहा बेटा अगर किसी अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हो किसी जॉब को पाने के लिए तो टॉप पे जाओ फिर, और नहीं तो कोई अपना अपना काम देखना। बहुत अच्छी सोच है। अच्छा, जैसे पलायन की बात भी होती है कि पहाड़ों से पलायन करने की मजबूरी हो गई है क्योंकि वहाँ पे शिक्षा के बेहतर ऑप्शंस नहीं है, रोजगार के ऑप्शंस नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपनीज वहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में मजबूरी है कि बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसे में कभी आपने सोचा कि जैसे आपके बच्चे तो मतलब पढ़ाइयाँ बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं कि वो तो मतलब सक्षम हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है नौकरी मिल ही जाएगी, तो क्या उनको भी उत्तराखंड से बाहर जाके ही नौकरी करनी पड़ेगी, या इतनी पढ़ाइयाँ करने के बाद ये होता है कि उत्तराखंड के अंदर ही मतलब कोई रोजगार मिल जाए, ऐसा कुछ? मेरे बच्चे मैंने तो अपने बच्चों को हमारे पास इतनी विरासत की संपदा है, ढोल, दमों, हुड़का, थाली, गीत, जागर, पवाड़े, ये हमारे पास ऐसी संपदा है कि जो हमारे बाप ने दी है, दादा ने दी है, जो हमें, ये धन संपदा नहीं है, ये बौद्धिक संपदा है, ये ईश्वरीय संपदा है, ये पितृ संपदा है। क्योंकि वैभव, जो धन वैभव होता है तो वो तो किसी के पास भी हो जाएगा, लेकिन जो आपके पास पितृ संपदा होती है, तो हमारे पास ये संपदा विरासत की संपदा है। तो हमारे बच्चों के लिए तो हमने एक ढोल, सागर और जागर की एकेडमी भी बनाई हुई है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ भी रहे हैं अभी, और मैं सोचता हूँ कि मेरा बेटा भी उसी काम को करे। मैं तो अपने बेटे को प्रेरित करता हूँ कि बेटे आप अपनी एकेडमी को चलाइए सरकारी नौकरी के बजाय, और उस तरह से करेंगे। लेकिन आजकल क्या है कि सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेने के बाद युवा को लगता है कि अब वो रिस्क फैक्टर में नहीं है, वो कहीं रिस्क जोन में नहीं है, वो सेफ है वो। तो इस वजह से बच्चे ज़्यादा करते हैं। और पहाड़ का आदमी जो है, पहाड़ का जो हमारा नौजवान है, वो बहुत मेहनती है। आप देखते होंगे कि आर्मी में हमारे यहाँ का बच्चा है, हमारे यहाँ का अभी अग्निवीर की भर्तियाँ आई, 17 साल के बच्चे निकल पड़े। उनको वो खुशी खुशी उनके पेरेंट्स ने कहा जाओ बेटा देश की सेवा करो। तो हमारे यहाँ वो जज्बा है। लेकिन अभी उस जज्बे का इस्तेमाल, वो कहते हैं ना पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता। उन बच्चों को स्वरोजगार कैसे दिए जाएं, कैसे होम स्टे जो बन रखे हैं उनको और तवज्जो दी जाए। हमारे यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। हमारा जो पर्यटन हब्स है वो जैसे हमारी कितनी अच्छी अच्छी वैलियाँ हैं। आप हरसिल देख लो, चोपता देख लो, आप तीर्थाटन तो है ही, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जी तो हैं ही हमारे यहाँ, तो देवस्थान तो है ही। लेकिन जो हमारे और जगह हैं जहाँ पर्यटक आते हैं, ट्रैकिंग रूट्स हैं बहुत ज़्यादा,
हमारे यहाँ ये कैसे हो सकता है? इसके लिए बड़ी सोच वाला कोई पॉलिटिशियन चाहिए, कोई ऐसा पॉलिटिशियन, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए, या ऐसा कोई विजन भरी विधानसभा चाहिए जहां विधानसभा में ऐसी बातों पर चर्चा हो कि भाई हमारे यहाँ पहाड़ों में कितने एयरपोर्ट बने, मिनी एयरपोर्ट छोटे छोटे कितने बने जहाँ छोटे 25 सीटर जहाज पहुँच सकता है। हमारे यहाँ गंगा व्यू के, गंगा वैली के दर्शनों के लिए वो जो बड़े बड़े पॉइंट बने हैं वहाँ पर कितने लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है। हमारे यहाँ जो है तीर्थ यात्रियों के लिए 12 महीने के लिए कैसे रास्ता निकाला जाए। हमारे जो जो बड़े बड़े जो हमारे धाम हैं, भगवती सुरकंडा के लिए तो लग गया, राजराजेश्वरी के लिए, जो ऊंचाई दूनागिरी के लिए, वहाँ पर पर्यटकों के लिए रोपवे कितनी जल्दी लग जाए, केदारनाथ रोपवे कितनी जल्दी लग जाए, यमुनोत्री रोपवे कितनी जगह लग जाए, कितनी जल्दी लग जाए। स्विट्ज़रलैंड में रहा हूँ, स्विट्ज़रलैंड में और हमारे यहाँ फ़र्क नहीं है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड प्रकृति के रख रखाव के साथ अपने रोज़गार का ध्यान देते हैं। यहाँ पर दिक्कत ये कि उस ओर नहीं सोचता कोई, वहाँ सोचना होगा। अब अगर किसी सेमिनार, किसी मीटिंग में जाओ तो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी। आप मीटिंग्स में बैठ करके, सेमिनार में बैठ करके, कार्यशालाओं में बैठ करके तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर दोगे, लेकिन ग्रास रूट पर उतारना पड़ेगा ना आपको। हमारे लॉकडाउन में हमारे यहाँ हजारों नौजवान, मैं कहता हूँ हमारा जो कौशल है हमारे नौजवानों का, जो विदेशों में नौजवान हैं, वो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपने कौशल से हैं। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो हार्डवेयर इंजीनियर हैं, वो डॉक्टर हैं, वो साइंटिस्ट हैं, वो दुनिया के पाक विशेषज्ञ हैं जो बहुत स्वादिष्ट भोजन दुनिया को देते हैं। ऐसे लोग भी हैं हमारे पहाड़ के, उनके हाथ में कौशल है। अपने कौशल के जरिए वो अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, लैटिन अमेरिका में, गल्फ कंट्रियों में, अरब खाड़ी के देशों में। लेकिन जब लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे लोग घरों को आए तो उस समय ये चर्चा सुन रहे थे कि अब भाई इनको रोज़गार दिया जाएगा, वो यहीं रहेंगे। तो वो उस तरह से धरातल पे उतरना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही को बहुत तरीके से काम करना, वो बाहर के लोग हैं। अब ऑफिसर्स अधिकांश उत्तराखंड के, लेकिन जो बाहर के लोग हैं ऑफिसर्स, उनसे काम कैसे लेना है, क्योंकि उनकी जब तक कोई अधिकारी पहाड़ के साथ भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ेगा, जब तक किसी के पास फाइल गई है, फाइल किस चीज़ की है यार, कहाँ से आई ये जी, कहीं पौड़ी के किसी गांव से आई है, टिहरी के किसी गांव से आई है, अल्मोड़ा के किसी गांव से, क्या है ये नौजवान मशरूम उगाना चाह रहा है। तो अब उसके क्राइटेरिया क्या हैं, उसमें शिथिलता बरते, नियमों में शिथिलता कितनी बरती जानी चाहिए, क्या है क्या नहीं है, ये बात की बात है। लेकिन उस ऑफिसर्स का ये होना चाहिए, यार ये नौजवान कुछ काम करना चाह रहा है, इसको बुलाओ, बेटे तो ऐसा कर यार, तो ऐसा करके ला, वो रास्ता दे उसे, वो उद्योग खुले उसका वहां पे। स्वरोजगार को लेके काफी कुछ बहुत आइडियाज वगैरह। आप ये देखिए सरिता जी कि अगर आपकी फाइल में कहीं गलती बस किसी क्लाइंट का, वो क्या कहते हैं, जिस एप्लीकेंट का कोई सिग्नेचर छूटा हुआ है, और इसलिए उसकी फाइल अगले 2 साल के लिए, अब उसको भी नहीं बताया कि तेरा एक साइन छूट गया था कहीं, और समझाना तो दूर की बात। तो ऐसी स्थिति तो में उत्साह कहाँ से आएगा कुछ करने का? और दूसरी बात, उत्साह इसलिए आएगा कि काम करने वाले नीति नियंताओं के अंदर इमोशन का होना नितांत आवश्यक है। जब किसी विधायक को, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये लगेगा कि ये जो गांव से जिस बच्चे की फाइल आई है स्वरोजगार के लिए, ये मेरे बच्चे के जैसा है, अब उसको तो चिंता नहीं है ना, उसका बच्चा तो अमेरिका से डॉक्टर बन रहा है, विधायक जी का, एमएलए साहब का बेटा तो बहुत हाई फाई स्कूल में पढ़ रहा है ना, उनको क्या, किस बात की चिंता। वो उस बच्चे, ऑफिसर्स का बच्चा को क्या, ऑफिसर्स का बच्चा तो यहाँ वहाँ पढ़ रहा है जहाँ, जिनकी वजह से राजपुर रोड जाम हो जाती है। मैं अभी जा रहा था दिन में कहीं, तो मैं 1 घंटा फंस गया वहाँ, वो गाड़ी नहीं निकली। तो मेरे दिमाग में मेरी मिसेज कहने लगी कि इनको कोई रोकता नहीं। मैंने कहा सारे ऑफिसर्स के बच्चे यहीं हैं, एक राजपुर रोड पर कोई स्कूल है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिनको वो कहते हैं ना कि वैष्णव नर, तो क्या है वो, ते नर कहिए जो पीर पर आई जानी रे। भाई अपने बच्चे तो ठीक हैं, लेकिन आप उनके बारे में, उस माँ के बारे में सोचो ना जिनकी वजह से ये राज्य बना है, जिनका बेटा विकट परिस्थितियों में, हम लोग कई बार सोशल मीडिया में देखते हैं कि उसमें बच्चे तार पकड़ करके नदी पार कर रहे हैं। वो बच्चे जो पढ़ करके आए हैं, उन बच्चों के बारे में अगर कोई सोचे तो तब तो बात बनेगी उत्तराखंड में स्वरोजगार, रोजगार की योजनाएं फलीभूत हो।
एक सूचना निर्देशनी है बनी हुई, मैं तो उस निर्देशनी में इतने विभाग है सरिता। मेरे ये फला ये रेशम का विभाग है, ये फला विभाग है, इतनी मोटी डायरी है वो विभाग मैंने आज तक नहीं देखे कहीं। वो है कहाँ वो विभाग, वो करते क्या है वो विभाग, भगवान जाने। वहाँ अगर उनके ऑफिस का कुछ यहाँ कुछ वहाँ, किसी को पता ही नहीं धरातल पर क्या होना है क्या नहीं होना है। वहाँ पर ये कौन है जी, ये उपाध्यक्ष है साहब, एक बाबू बैठ रखा है वहाँ। और वो कहीं धरातल पे वो क्यों इतने विभाग हैं, जब 200-250 विभाग ही विभाग हैं, और निदेशालय निदेशालय हैं, और ये फलाना निदेशालय, ये मछली वाला, ये मशरूम वाला, ये गौशाला वाला, ये सब्जी वाला, ये भाजी वाला, ये तरकारी वाला, इतने। और वो उनका काम कहाँ है मुझे बताओ, और वो कहाँ है कि उनके ऑफिस में मैंने एक दो बार देखा। तो मैं कहने का मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब तक कोई दर्द भरे जिसको पेन होगा, जिसको दर्द होगा, उसके लिए इमोशन चाहिए। इमोशन आप कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाओगे इमोशन? इमोशन तो पैसा आने के बाद और रुतबे आने के बाद तो इमोशन खत्म हो जाता है, और ये दोनों चीज़ें विधायक लोगों के पास आ जाती हैं। श्राद्ध पक्ष हैं और पितरों की कृपा। मेरा तो जब भी जन्मदिन आता है तो श्राद्ध ही होते हैं, और मैं पितरों का बड़ा आशीर्वाद मानता हूँ इन दिनों। और श्राद्ध पक्ष 16 दिन के तुरंत बाद जो है फिर भगवती जगदम्बा के नवरात्रे आ जाते हैं। तो माँ भगवती जगदम्बा सबका मंगल करे। एक कुछ लाइनें। जय जगत बंदिनी भगवती नारायणी इष्ट देवी महामाए, वेली ज्वाला नरो की नारेणी, नारेणी ज्वाला दुर्गा भवनी, त्रिलोक तारिणी माँ जगदम्बा भवनी, शक्ति स्वरूपिणी माँ अनंत विजया, हे दयालु माँ अनंत विजया, उचारा सुरी थू निरुम हे माँ, मेरी माँ सुरकंडा मैं पराज लगोलू, जस कुशल देली मेरी माता, हे मेरी माँ बडुली लगोलू। जगत बंदिनी नारायणी सुर सुंदरी भवप्रीता अनंता, सर्वदेवमयी सर्वमंत्रमयी देवी भगवती इष्ट देवी महामाई, विघ्न हरने वाली कष्ट काट दे, विघ्न हर दे, डंकनी संगनी छाया छल दे, दूर कर दे, भगवती जगत बंदिनी नारायणी इष्ट देवी महामाई भवानी। हाँ, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत अच्छा लगा आपको साक्षात ऐसा सुन के, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो यूट्यूब पर ही सुनते रहते हैं। और आपने पहले भी कहा था, पहले ऑडियो का कैसेट का ज़माना था और अब सोशल मीडिया का, तो ये जो बहुत ईजी अब हो गया, तो आप लोग को काफ़ी मतलब फ़र्क पड़ा होगा इससे। हाँ, इससे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं लोग। अब एक पहले ये होता था कि प्रतिक्रियाएं अब साझा करने का समय चला गया है। हर बच्चे, हर नौजवान, हर बड़े बुजुर्ग के पास हाथ में मोबाइल है। वो अपनी मर्जी का जो जो देखना चाहता है वो देख रहा है। पहले बी सी डी या ऑडियो होती थी, तो जब टेलीविज़न लगता था तो दादी भी देखती थी, माँ भी देखती थी, पिताजी भी देखते थे, दादाजी भी देखते थे, नौजवान भी देखता था। तो उसको कुछ समझ में नहीं आता था तो अपने दादा पिताजी को पूछता था कि ये क्या है। वो दौर चला गया। अब अब इसलिए उसको कई बार ये स्वीकार करना पड़ता था कि जो दादाजी बता रहे हैं हाँ ऐसा होता होगा। अब अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा भी है, उसके लिए अच्छा है वो, लेकिन उसको समझाने वाला कोई नहीं, क्योंकि अपने आप देख रहा है वो। तो वो थोड़ा इतना इसका साइड इफेक्ट है। बाकी अच्छा ही ये है सोशल मीडिया की, कि यूट्यूब की खास तौर से, कि वो इजी अप्रोच है। हर एक के पास आज सब कुछ उसके हाथ पे है, वो देख सकता है। और प्लेटफॉर्म्स हैं, प्रतिभाएं ज़्यादा से ज़्यादा आ रही हैं। बहुत सारे हम लोग ऐसे इस डिजिटल फॉर्म पे ऐसे लोगों को देखते हैं कि अरे इतना अच्छा गा रहा है, और जिनके लाइक्स और व्यूअर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है। पर इसमें यही है कि सोना सोने की भाव रहेगा और पीतल पीतल के भाव रहेगा। जो अच्छा होगा वो दिखेगा, वो भी दिखेगा, और जो जो अच्छा नहीं होगा वो भी दिखेगा। लेकिन कुल मिलाकर के इसके फ़ायदे ज़्यादा है जी।
बहुत बहुत शुक्रिया उत्तराखंड तक से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जागर सम्राट प्रीतम भरतवान जी, जिन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में जो है पारदर्शिता यहाँ पर होनी चाहिए, जो पूरी प्रक्रिया होती है ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। साथ ही स्वरोजगार को भी यहाँ पर बढ़ावा देने की खास जरूरत है, ताकि जो युवा हैं उनके पास और भी यहाँ पर ऑप्शंस आए। मैं सरिता तिवारी, उत्तराखंड तक, देहरादून।